प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के अंतर्गत बेसलाइन टेस्ट 2021 और इसमें कुछ बातें दी हैं। जैसे सबसे ऊपर लिखा गया है लोक शिक्षण संचालनालय बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं। इधर दिनांक है, विषय रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, समय 60 मिनट है, इसके प्राप्तांक 40 है, कुल अंक 40 है। प्राप्तांक जो जितने आप प्राप्त करेंगे उतना यहाँ पे लिखा जाएगा। छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर आएगा, स्कूल का नाम। उसके बाद में कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के हैं, सभी में 4-4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। भाग 1 में समस्त प्रश्न बेसिक स्तर अर्थात N2 कक्षा 9वीं के हैं तथा भाग 2 में समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा अर्थात N1 कक्षा 10वीं के हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर को। जो पार्ट ए है उस पार्ट ए में क्लास 9 के लेवल के क्वेश्चंस को रखा गया है और जो दूसरा पार्ट बी है उसमें क्लास 10 के क्वेश्चंस को रखा गया है। पार्ट ए एवं पार्ट बी में पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस भाग में उत्तीर्ण ही माने जाएंगे। मतलब 2 पार्ट्स इसमें हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये 20 नंबर का है और पार्ट बी भी 20 नंबर का है। 20 में से दोनों पार्ट में 8-8 अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये कुछ नोट है जिसको आपने ध्यान से समझा। उसके बाद आगे चलते हैं। इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है? सही विकल्प में टिक लगाएं। यहाँ 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स के सामने लिखा है व्हाट्सअप। अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। अगर आपके पास टीवी है तो आप यहाँ टिक लगाएंगे और अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये कौन सा डिजिटल संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसके बारे में इसमें जानकारी पूछी गई। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पर। इसमें पार्ट ए है और पार्ट ए जो है ये 20 अंक का है और प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर, मतलब गर्मी के दिनों में जल को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन के कारण गर्मी के दिनों में जल को जब मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है और वहाँ जो घटना देखने को मिलती है उस घटना का नाम है बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? मतलब हमको यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हैं, उन पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उस आकर्षण बल को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ते क्रम में बताना। तो देखो ये वाला ऑप्शन इसका सही है सी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एक गैस है और गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। उसके बाद जल ये द्रव रूप में पाया जाता है, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल गैस से अधिक होगा। और शर्करा जो है ये सॉलिड रूप में पाया जाता है तो इसके कणों के मध्य जो आकर्षण है वो जल की तुलना में अधिक होगा। मतलब इसमें कणों के मध्य आकर्षण बल कम होगा, इसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा और शर्करा में जल से ज़्यादा होगा, तो ये बढ़ते क्रम में होगा, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के बाष्पन में वृद्धि करेगी? तो बहुत सिंपल है, जब जल का ताप में वृद्धि होगी, जब जल का ताप हम बढ़ाएंगे तो जल के बाष्पन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन शुद्ध पदार्थों के लिए जो 4 बातें यहाँ लिखी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आपका आंसर ये वाला सही होगा कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं या परमाणु होते हैं। ठीक। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि संक्षारण का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें और नमी है, वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी के द्वारा धातुएं जो होती है उनका धीमी गति से, धातु मतलब लोहा, धातुओं का धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण को कहते हैं जंग लगना। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी
लेकिन संक्षारण जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा, संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। तो समांगी प्रकृति की होती है वायु, क्योंकि वायु में जो चीज़ें होती है हम उसको पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं, तो ये वायु जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है या समांगी प्रकृति की होती है। अगला है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब उसके रूप में परिवर्तन करना हम चाहते हैं लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लोह धातु का पिघलना, अब लोह धातु पिघलेगी तो भी वो धातु ही तो रहेगी, उसका गुण तो नहीं बदलेगा, मतलब यह है भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, यह है रासायनिक परिवर्तन। एक लोह छड़ को मोड़ना, लोह छड़ को मोड़ेंगे तो भी उसके गुण तो नहीं बदलेंगे, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोह धातु का एक तार खींचना, धातु का तार खींचेंगे तो भी वो लोहा ही रहेगा, तो ये भी क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो आपके आंसर जो है इसमें ए भी आपका ऑप्शन होगा, सी भी आपका ऑप्शन होगा और डी भी आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। लकड़ी का बुरादा यानी लकड़ी का चूर्ण बनाएंगे तो भी गुण नहीं बदलेंगे। लकड़ी का दहन का मतलब होता है जलाना या जलना कह सकते हो, तो लकड़ी को जब जलाएंगे तो उसके गुण बदल जाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना, गुण नहीं बदलेंगे। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना तो भी उसके गुण नहीं बदलेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का दहन मतलब जलना या जलाना। और दहन की क्रिया ऑक्सीजन मतलब O2 की उपस्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखो 360 ग्राम जल बोला है, 360 ग्राम जल, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं 1 मोल जल का फार्मूला होता है H2O, तो इसमें अणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणा 10⁻23 अणु, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। और 1 मोल जल, अब 1 मोल जल का मतलब है क्या, देखिए जल बोला तो H2O होता है और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2H, 2 हाइड्रोजन है और प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O का मतलब कितना हो गया, 1 मोल H2O का मतलब है 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं, 6.023 गुणा 10⁻23 अणु। तो 18 ग्राम में इतना है और हमारे पास कितना है 360 ग्राम। तो 360 ग्राम जल में, जल की जगह H2O भी आप लिख सकते हैं, जल में कितने अणु हैं, तो इसका और इसका गुणा करेंगे, 360 का गुणा करेंगे इसके साथ 6.023 गुणा 10⁻23 और भाग देंगे हम शुरू की संख्या का 18 का, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे हल करना पड़ेगा, बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 10 और गुणा 6.023 और गुणित 10⁻23। इसको हल करके 10⁻1 है तो 2 का और 6.023 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 और 2 छिंग 12। 3 अंक के पहले दशमलव है तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, गुणित 10⁻1 और 10⁻23 ये हो जाएगा 10⁻24। ठीक है, अब दशमलव हमको 1 अंक के बाद चाहिए या दशमलव 2 अंक के बाद है, तो अंश और हर में 10 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12.046 गुणा 10, अंश में 10 का गुणा किया और हर में भी 10 का गुणा करते और 10⁻24 है। तो यहाँ 10 बटे में है, जब ये
एक पे 0 है ये हटेगा तो 0.1 अंक जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.204 और गुणा इसकी घात 1 है तो आधार समान है, घातांकों का योग होगा तो 10 की घात होगा 25। और यहाँ शब्द लगा है अणु, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे अणु। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो 360 ग्राम हमारे पास जल है, इस 360 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, 1.2046 गुणा 10 की घात 25 अणु होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जल के 1.2046 की जगह 44 लिखा है, चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 10 की घात 25 अणु। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये सही होगा। उसके बाद अगला है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। तो इसका ऑप्शन है पहला ही, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं का मतलब असत्य है। ये चारों कथन इसमें जो दिए हैं ना, चारों कथन सत्य है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, ये भी कथन सत्य है। अगर इसको असत्य बनाना है तो यहाँ से नई शब्द हटाना पड़ेगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं, ये कथन असत्य हो जाएगा। नहीं तो आप देखेंगे तो चारों कथन जो है ना वो सत्य ही थे। उसमें परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनमें अणु और आयनों का निर्माण होता है, जिनसे अणु और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं ये कथन सत्य नहीं है, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते ये कथन सत्य था। तो इसीलिए थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है यह कथन सत्य नहीं है, और परमाणु अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, परमाणु अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तो वो कथन सत्य था। इसलिए थोड़ा हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए अगला देखते हैं, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो तो N होता है, लेकिन गैस के लिए बोला है और गैस के लिए हम 2 का इस तरह से उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम को लिखा जाता है Na। जब भी कोई संकेत में अगर 2 लेटर्स रहते हैं तो पहला लेटर कैपिटल रहता है, दूसरा स्मॉल होता है। तो यहाँ पे तो दोनों कैपिटल है, ये वाला हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। देखो Mg मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, और 12 को हम लिखते हैं 282 में। तो 282 कौन सा है, ये वाला है, ये सही होगा। अगला है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो स्वर्ण पत्र होता है, पतला स्वर्ण पत्र होता है, उस पर तीव्रगामी अल्फा किरणों की बौछार की थी, अल्फा कणों की बौछार की थी और परमाणु के नाभिक का पता लगाया था। अगला है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होने का मतलब है परमाणु क्रमांक भी 15 होगा, परमाणु क्रमांक भी 15 होगा, और प्रोटॉनों की संख्या भी, शॉर्टकट में लिख देते P, प्रोटॉनों की संख्या भी 15 होगी। और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाकर बनता है परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होगा यह होगा प्रोटॉनों की संख्या 15, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 है तो प्रोटॉन भी 15 होंगे, परमाणु क्रमांक भी 15 होगा। तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार हो जाएगा 31। और दर्शाने के लिए हम किसी तत्व को अगर x के द्वारा दर्शाते हैं तो परमाणु क्रमांक 15 है, उसको नीचे दर्शाते, या तो यहाँ दर्शा दो या तो यहाँ दर्शा दो, कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसी साइड दर्शाना है, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार राइट साइड में लिया है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये हो गया परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु भार होता है उसको या तो इस साइड या तो इस साइड, या तो इस राइट साइड या तो इस लेफ्ट साइड में आप दर्शा सकते हैं। तो परमाणु भार 31 है, आपके ऑप्शन के अनुसार इधर लिया तो इधर ले लेता हूँ। तो इस तरह से एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु भार 31 है, इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला। अगला है, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, संकेत Al है, परमाणु क्रमांक 13 है, और इसको बांटेंगे 2 8 3 में। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण सही कौन सा होगा, ये वाला 2 8 3। अगला है,
एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है। 3 धनावेश होने का मतलब क्या है? 3 धनावेश होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। जितने धनावेश आते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। 3 धनावेश मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। परमाणु की द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगा, या सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम फार्मूला लगाएंगे परमाणु भार, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आप समझेंगे इसको। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या ऐसा भी कर सकते परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ परमाणु क्रमांक लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 बराबर परमाणु क्रमांक और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है 14। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना आएगा? 27 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 13। परमाणु क्रमांक 13 है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 13। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन 10। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। एक संयोजकता वाले तत्व, इसमें धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है, मतलब जो परमाणु का सबसे पहले मॉडल दिया था ये किसने दिया था? तो ये दिया था जे टॉमसन ने, या जे थॉमसन ने, थॉमसन भी बोल सकते हैं, टॉमसन लिखा है। अगला है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा। अब 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, देखो यहाँ समझना पड़ेगा। 3 प्रोटॉन बोला है तो परमाणु क्रमांक 3 हो गया, और परमाणु क्रमांक 3 है और 4 न्यूट्रॉन है, और परमाणु भार ज्ञात करना है। तो अभी हमने फार्मूला लगाया था परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर भी वही लगाएंगे। तो 3 प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक 3 और प्लस न्यूट्रॉन है 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। इसमें आपको 8 अंक लेना अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए। उसके बाद पार्ट बी है, इसमें 10th लेवल का दिया है, इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तुमको ये देखना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। पेट्रोलियम गैस का दहन होना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित मतलब कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अमोनिया गैस है, इसके 4 अणु लिए हैं, ऑक्सीजन गैस के 5 अणु हैं, और इससे बने हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इसके 4 अणु हैं, और जल जो गैस रूप में दिया है, मतलब बाष्प रूप में दिया है, इसके 6 अणु बने। तो ये अभिक्रिया जो है ये काय का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है और एक तत्व का अपचयन होता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे मतलब डायरेक्टली बता देता हूँ कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये -3 है, और यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है मतलब अपचयन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -2, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इसका उपचयन हुआ है, और यह ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसका अपचयन हुआ है। तो एक का अपचयन और दूसरे का उपचयन हो रहा है, मतलब ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, जैसे अमोनिया की मैंने निकाली है, किस तरह से निकाली है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मुझे निकालना है, +3 हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और बराबर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। नाइट्रोजन की निकालना है, इसको x मान लेंगे और +3 हाइड्रोजन जो होता है इस पे होता है +1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसमें +1 आता है। ये आपको जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। यहाँ 0, इसको हल करेंगे तो x बराबर -3, इसलिए मैंने कहा -3 आएगी। तो ये उपचयन अपचयन है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, अपचयन को अवकरण शब्द भी कहा गया है। अवकरण मतलब अपचयन होता है। प्रश्न 23वां है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। तो जल का जो फार्मूला होता है वो H2 होता है। तो इसमें मोलर अनुपात जो होगा, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो अनुपात होगा 2:1। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा बी सही, 2:1। फिर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है, मतलब उसमें ऊष्मा लगती। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो जल का बाष्पीकरण है, क्योंकि जल के बाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा लगती है तभी जल का बाष्पीकरण होता है। क्या होता है जब एक अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है? देखो, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ की जाती है तब बनता है लवण और साथ में बनता है जल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा लवण का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनता है, यहाँ लिखा नहीं है, तो लवण का निर्माण होता है, ये आपका होगा सही ऑप्शन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? तो क्रिस्टलीकरण जल या इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन जल, बेकिंग सोडा में नहीं होता है क्रिस्टलाइन जल। अगला है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? हाथ को लवणीय जल से धोएं, ये करना चाहिए। हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ये वाला, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोना है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फार्मूला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लैब में अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये इसमें दिया गया। ठीक, अगला है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है धावन सोडा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो अम्लीय प्रकृति का होता है नींबू का रस। अगला है, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो जो आयरन है, आयरन का जो संकेत है वो Fe है और भाप बोला तो जल ही है, जल, क्योंकि जल की भाप बनेगी। इन दोनों की जब क्रिया होती है तो इन दोनों की क्रिया से क्या होता है, यहाँ पे एक तो बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। अब अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Fe2 है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ लगा देते हैं 2। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ लगा देते हैं 3। अब हाइड्रोजन जो है 3 दूनी 6 हो गए तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। इस तरह से दोनों तरफ Fe2 हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए और ऑक्सीजन दोनों तरफ 3 हो गए। तो कौन सा ऑक्साइड बन रहा है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? तो अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन को उत्पन्न करते हैं, ये इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अम्ल की डेफिनेशन होती है जो H+ आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। साबुन के अणु में होता है, जो साबुन का अणु होता है उसमें होता है जल रागी। जल रागी मतलब जल स्नेही शीर्ष तथा जल विरागी मतलब जल विरोधी पूंछ।
तो यही इसका सही ऑप्शन है। जल के अणु में होता है जल स्नेही शीर्ष होता है और जल विरोधी या जल विरागी पूंछ होती है। अगला है नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं। तो नाइट्रोजन जिसका सूत्र N2 है, इसमें पाया जाता है त्रिबंध, जिसमें से एक होता है सिग्मा बंध और दो होते हैं पाई बंध। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा 3। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं, देखो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्किन बोलते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। तो ये होगा इसका सही ऑप्शन 35 का सी। अगला है पेंटेन के अणुसूत्र में कितने बंध हैं। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो देखो इसका थोड़ा बना लेते हैं, इस तरह से लिखेंगे 5 कार्बन। हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए और यहाँ लगेंगे 3 हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन जो है ना 4 बंध बना सकता है। हाइड्रोजन 1 बंध बना रहा है और कार्बन 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो कार्बन 4 बंध बनाता है। और ये जो है एक सहसंयोजक अणु है, क्योंकि ये जो बंध है ना ये दोनों कार्बनों के लिए उपयोग हो रहा है। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बना है, इस कार्बन के और इस कार्बन के, इसलिए सहसंयोजक बंध कहेंगे। यहाँ पे ये जो बंध बना है ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बना है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसको 2,4 में बांटते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगे हैं, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन लगे हैं। तो इस तरह से अब कितने बंध है आप टोटल गिन लेंगे। तो यहाँ पे बंध है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बंध हैं। तो ये होगा इसका सी ऑप्शन, 36 का सी होगा, 16 सहसंयोजक बंध। अगला है मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, यहाँ बोला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में या आवर्त नियम के अनुसार जो तत्व है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे, और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर जो आधुनिक आवर्त नियम बना है उसमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। और मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या बोलता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक और उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये वाला सही ऑप्शन है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व किस समूह में आता है। तो देखो इसका अष्टक पूर्ण है, 2 8 का मतलब अष्टक पूर्ण है, और 2 8 मतलब 10, ये नियॉन का परमाणु क्रमांक है, और नियॉन जो है ये समूह 18 का तत्व है, ये समूह 18 का तत्व है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 38 का सी। अगला है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि परमाणु का आकार इसमें क्या होगा, घटेगा। फिर अगला है बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। तो बकमिंस्टर फुलेरिन ये जो अपरूप है ये कार्बन का है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है बकमिंस्टर फुलेरिन या फुलेरिन इसमें लिखा है, जिसकी फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, जिसमें पंचभुज और षटभुज इसमें बने होते हैं। तो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है किसका, कार्बन का। तो इसका ये वाला सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने पार्ट ए और पार्ट बी को इसमें कंप्लीट कर लिया है। बहुत ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा, और नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं।